बेटा आज हम अपने आर्टिकल में पढ़ेंगे संक्षारण को। संक्षारण को अंग्रेजी में कोर्जन के नाम से भी जाना जाता है। आपने इस बात को देखा होगा कि जब भी किसी धातु के टुकड़े को या धातु की छड़ को आप नमी युक्त वायुमंडल में रख देते हो, आपने धातु का टुकड़ा लिया, उसको नमी वाले एरिया पर रख दिया, तो जब धातु का टुकड़ा नमी के एरिया पर या वायु के संपर्क में रखा रहता है, आप देखते होगे धातु की जो ऊपरी सतह होती है उसका रंग बदलने लगता है, उसके कलर पे चेंज आने लगता है। और केवल यही नहीं कि धातु के कलर पर चेंज आता हो, धातु अपने कई गुण खो भी देता है। जैसे धातु अपनी चमक को भी कम कर देता है, या धातु की जो शाइनिंग होती है ये कम होने लगती है, धातु की मजबूती भी जो होती है वो भी कम होने लगती है। तो क्योंकि वायु या फिर नमी के कांटेक्ट में आने पर धातु अपना रंग तो चेंज करता ही है, साथ में अपने कई गुणों को खो भी देता है। धातु में होने वाले इस बदलाव को हम लोग कहते हैं संक्षारण। अब ये भी है कि अलग अलग धातुओं का संक्षारण अलग अलग तरह से हुआ करता है। जैसे अगर मैं लोहे की बात करता हूं तो लोहे का संक्षारण होता है, तो लोहे की जो परत होती है, लोहे की जो बाहरी सतह होती है वो भूरे रंग की परत के रूप में बदलने लगती है। जैसे ही लोहे की बाहरी सतह भूरे रंग के परत में बदलने लगती है, हम इस बात को जान जाते हैं कि लोहा का क्या हो रहा है, संक्षारण। या हम ऐसा भी कह देते हैं कि लोहे पर जंग लग रहा है। लेकिन अगर यही प्रक्रिया मैं तांबे या कांसे पर चेक करूं तो बेटा तांबे के पुराने बर्तनों पर जो वो नमी के कांटेक्ट में रखे रहते हैं या वायु के संपर्क में खुले वातावरण में रखे रहते हैं, मैं देखता हूं तांबे की सतह हल्की हरे रंग की होने लगी है। तो इस बार संक्षारण जो तांबे पर हो रहा है वो हरे रंग की परत से हो रहा है, कि जैसे ही तांबे का संक्षारण हुआ वो हरे कलर की परत में चेंज हो गया। अभी सोचो लोहा भूरे रंग की परत में बनाने लगा था, लेकिन जबकि तांबा अपनी सरफेस पर हरे रंग की परत बनाता है, हम इस बात को जान गए कि तांबे का भी संक्षारण होने लगा। आपने देखा होगा, अगर मैं किसी एक और मेटल की बात करूं, चांदी जब आप खरीद कर लाते हो या नए रूप में लाते हो बहुत चमकीली होती है, लेकिन जैसे ही जैसे समय बीतता चला जाता है चांदी अपनी चमक खो देती है, या चांदी के बने आभूषणों पर कहीं कहीं ब्लैक कलर के स्पॉट आने लगते हैं। तो चांदी अपनी चमक खोती जा रही है, ब्लैक कलर के स्पॉट आते जा रहे, इसका मतलब भी है कि चांदी का क्या हो रहा है, संक्षारण। संक्षारण चांदी पर ही केवल नहीं होता, बल्कि अपने यहाँ पाई जाने वाली लगभग सभी मेटल्स का संक्षारण होता है। जैसे मैं बात करूं एल्यूमिनियम अगर नया बर्तन है या नया पात्र है या नया तार है, काफ़ी ज़्यादा चमकीला होता है, लेकिन जैसे ही एल्यूमिनियम का तार या बर्तन वायु या नमी के कांटेक्ट में आता है, आप देखते होंगे एल्यूमिनियम अपनी धीरे धीरे चमक क्या कर देता है, खो देता है, भद्दा होने लगता है। चमक खोना या भद्दा होना, मैं जान जाता हूं कि एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, संक्षारण। तो सबसे पहले मुझे पढ़ लेना चाहिए कि संक्षारण कौन सी प्रक्रिया है, आखिर संक्षारण होता कैसे है, या संक्षारण क्या चीज होती है। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूं संक्षारण के लिए। जब किसी धातु के टुकड़े को वायु या नमी के संपर्क में रखा जाता है तो हम यह पाते हैं कि धातु की बाहरी सतह का रंग परिवर्तित
होने लगा है, रंग परिवर्तित होने लगा है। कभी कभी धातु में रंग का परिवर्तन अगर नहीं होता तो धातु अपनी चमक को क्या कर देती है, खो देती है। ऐसा भी आप लिख सकते हो कि या तो रंग परिवर्तित होने लगता है या चमक खो देती है धातु। और जब रंग परिवर्तित होने लगता है तो हम यह पाते हैं कि धातु की बाहरी सतह का रंग परिवर्तित होने लगा है और धातु की सतह पर कई गुण परिवर्तित हो गए हैं। धातु की सतह पर कई गुण बदल गए हैं या परिवर्तित हो गए, आप लिख सकते हो बदल गए हैं। अतः धातु की सतह पर होने वाले इस परिवर्तन को, अतः धातु की सतह पर होने वाले इस परिवर्तन को संक्षारण कहा जाता है। संक्षारण कहा जाता है। तो बेटा ये तो संक्षारण की परिभाषा हो गई कि अगर मैं किसी भी धातु के टुकड़े को वायु में या नमी युक्त वातावरण में रख देता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि धातु की सतह का रंग बदलने लगा है। या कभी कभी धातु की सतह में कोई अलग रंग नहीं आता है तो धातु अपनी चमक खो देती है, और ये चमक केवल खोती है धातु का अपनी सरफेस पर केवल। इसलिए सरफेस में होने वाले इस परिवर्तन को हम कौन से नाम से जानते हैं, संक्षरण के नाम से जानते हैं। हम इस परिवर्तन को कहते हैं संक्षरण। अब बात आती है कि अगर हम लोग 2-4 एग्जाम्पल लिखना चाहें कि संक्षरण के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो मैं संक्षरण के एग्जाम्पल बता देता हूं। क्या क्या एग्जाम्पल है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूं, लोहे पर जंग लगना। आपने इस बात को देखा होगा कि हमारे यहां लोहे के कई उपकरण होते हैं जो जंग के कारण अपने गुणों को खोते चले जाते हैं। एक तो चमक खो जाती है, ब्राउन कलर की लेयर हो जाती है, और जो लोहे में स्ट्रॉन्गनेस मजबूती होती है ये भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो लोहे पर जंग लगना संक्षारण का एक उदाहरण है। या अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो तांबे या कांसे की परत का हरे रंग में बदल जाना, हरे रंग में बदल जाना, ये भी संक्षारण का एक एग्जाम्पल है कि तांबे या कांसे की अगर कोई भी टुकड़ा है हमारे पास तो उसकी लेयर हरे रंग के कलर में चेंज होने लगेगी। हम जैसे ही देखेंगे ये हरा कलर आने लगा है, हम जान जाएंगे तांबे या कांसे का संक्षारण हो रहा है। अगर मैं 3rd नंबर पे चलता हूं तो मैं लिख देता हूं चांदी के विषय में। चांदी की चमक का कम हो जाना। अगर आपके पास चांदी है तो आप इस बात को भी चेक करते हो। मैंने बताया था 2 चीजें हैं। चांदी या तो अपनी चमक को भी कम करती है और साथ में कभी कभी उसमें ब्लैक कलर के स्पॉट आने लगते हैं। ये दोनों जो है संक्षारण के ही एग्जाम्पल है। संक्षारण के कारण ही ये परिवर्तन आता है। तो मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है जो संक्षारण को बताते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में संक्षारण किस हिसाब से होता है। अब इनमें से अब मुझे एक बात और पता है कि किसी भी धातु का जब संक्षारण होता है तो धातु एक प्रकार के या तो ऑक्साइड में चेंज हो जाती है, या तो कार्बोनेट में चेंज हो जाती है, या तो सल्फाइड में चेंज हो जाती है। ज़्यादातर मेटल, जब भी कभी किसी मेटल का संक्षारण होता है, ज़्यादातर मेटल या तो ऑक्साइड में चेंज होते हैं, या कार्बोनेट में चेंज होते हैं, और या फिर चेंज होते हैं सल्फाइड में।
अर्थात किसी भी धातु का संक्षरण एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। तो अगर लोहे पर जंग लगना रासायनिक प्रक्रिया है, तांबे का या कांसे की परत का हरा हो जाना ये भी अगर रासायनिक प्रक्रिया है, या फिर चांदी की चमक कम हो जाना ये भी रासायनिक प्रक्रिया है, तो मुझे उन रासायनिक प्रक्रियाओं को पढ़ लेना चाहिए। तो बेटा अगर हम इंटरमीडिएट कोर्स पे बात करें तो हम लोगों के यहाँ लोहे पर जंग लगने की रासायनिक प्रक्रिया को बताया गया है। तो हम लोग भी केवल लोहे पर होने वाली संक्षरण क्रिया को ही पढ़ेंगे और इस बात को चेक करेंगे कि लोहा किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करते हुए संक्षारित हो जाता है, खराब हो जाता है या उस पर जंग लगने लगती है। तो हम लोग लोहे पर होने वाली संक्षरण प्रक्रिया को पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे उसकी क्रियाविधि क्या है, आखिर किस प्रकार से चेंज हो जाता है। तो बेटा हम लोग इस पार्ट की ओर पढ़ेंगे कि लोहे का संक्षरण कैसे होता है। लोहे का संक्षारण। तो बेटा मुझे लोहे के संक्षारण के विषय में इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है कि लोहे का संक्षारण होता किस हिसाब से। तो बेटा लोहे के संक्षारण को पढ़ते हैं एक चित्र के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से। देखो मैं बना देता हूं। हमने बेटा मान लिया लोहे का एक ये टुकड़ा है, थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा बना लेते हैं। ये मैंने एक लोहे का टुकड़ा मान लिया है और लोहे के टुकड़े पर कहीं बीच में दरार है। बारिश हुई और लोहे के टुकड़े के दरार पर जो स्पॉट सतह हुई वहाँ पर तो ज़्यादातर ऐसा पाया जाता है कि पानी बह के निकल जाता है, ज़्यादा नहीं टिकता है। लेकिन इस बात को हमेशा पाया जाता है कि जो स्पॉट है, जो गहरी सतह है या जहाँ दरार है, बारिश के दौरान आया हुआ जो जल होता है ये उसी स्थान पर रुक जाता है। जहाँ दरार हुई वहीं रुक गया बारिश का जल। तो बेटा मैंने ये जो ऊपर की ओर स्पॉट बनाया ये स्पॉट काहे का है? जल का। अर्थात इसका फॉर्मूला मैं लिखे देता हूं H2O। ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा जो ये नीचे हिस्सा दिया गया है बेटा ये लोहे का है। तो मैं लोहे का फॉर्मूला क्या लिखे देता हूं? Fe। अब लोहे के फॉर्मूले Fe को लिख दिया और इसके बाद मैंने जल को बनाया। अभी मैं देखता हूं कि जैसे ही लोहे का टुकड़ा जल की बूंद के कांटेक्ट में आता है, बेटा ये लोहे का टुकड़ा, ये जल की बूंद, जैसे ही लोहे का टुकड़ा जल की बूंद के कांटेक्ट में आता है, आपको मैं एक बता दूं परिभाषा आपको याद होगी इलेक्ट्रोड विभव की। जब किसी धातु के टुकड़े को उसके लवण के जलीय विलयन में लाया जाता है तो धातु दो प्रकार की अभिक्रियाएं करता था, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता था या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता था। और उस हिसाब से दो प्रकार के इलेक्ट्रोड बनते थे, एनोड और कैथोड। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करती थी, त्यागती थी, एनोड बनता था। अगर धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती थी सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर तो कैथोड बनता था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब लोहे का टुकड़ा वाटर के कांटेक्ट में, वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? लूज करता है, त्यागता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ये Fe डबल प्लस चार्ज में चेंज हो जाता है, डबल प्लस में चेंज हो जाता है। डबल प्लस का मतलब ही है कि जैसे ही लोहे का टुकड़ा वाटर के कांटेक्ट में आया उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? निकाल दिए। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बेटा इस एरिया पर दो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? कमी। मैं इस पर जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा वो इलेक्ट्रॉन की कमी कैसी हो जाएगी? पूर्ति हो जाएगी। अगर मैं इस बात को देखूं कि लोहा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, आपको याद होगी लोहे का इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो मैं इस अभिक्रिया को यहां लिखता हूं। Fe था, सॉलिड स्टेट में था, फिर इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को त्याग दिया, एक को सॉल्यूशन, चार्ज का मतलब मैंने बताया था सॉल्यूशन में चला गया, एक को सॉल्यूशन के फॉर्म में आया और मैं प्लस करके दो इलेक्ट्रॉन्स भी लिखे देता हूं। ये रिएक्शन कौन सी है? ऑक्सीडेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज किया जा रहा है। और आप इस बात को भी समझते हो कि जब भी ऑक्सीकरण होता है तो वो इलेक्ट्रोड कौन सा होता है जिस पर ऑक्सीकरण संपन्न हुई है अभिक्रिया। तो आप सभी को पता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है एनोड पर। इसका मतलब है मेरे दिमाग में एक बात आने लगी कि लोहे का वो हिस्सा जो वाटर के कांटेक्ट में है, जल के कांटेक्ट में है,
लोहे का वो हिस्सा इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर ऑक्सीकरण कर रहा है, और वो हिस्सा लगभग सेल के हिसाब से अगर देखा जाए एनोड का कार्य कर रहा है, क्योंकि एनोड भी इलेक्ट्रॉन को ही त्यागता था। तो जो हिस्सा इलेक्ट्रॉन को त्याग कर एनोड जैसी अभिक्रियाएं दिखा रहा है, हम उस भाग को कहते हैं एनोडिक भाग। उस भाग का मैंने नाम दे दिया एनोडिक भाग। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात की है कि अगर लोहे के टुकड़े ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा होगा तो लोहे का जो टुकड़ा है वो तो वाटर में चला गया, जल के कांटेक्ट में आ गया, जल के संपर्क में आ गया, लेकिन वो जो उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे वो कहाँ रह गए? तो बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रह गए लोहे के टुकड़े पर ही। लोहे का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्वयं तो सॉल्यूशन में चला गया, सॉल्यूशन का मतलब वाटर में चला गया, लेकिन जो उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, मैंने ये रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लिखे, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन मिले लोहे के उस भाग को जो वाटर के कांटेक्ट में नहीं था, ये उस भाग को इलेक्ट्रॉन को मिले। तो बेटा इसका मतलब है ये भाग तो हो गया, ये वाला पार्ट तो हो गया वाटर के कांटेक्ट में लोहे का, लेकिन इसके अलावा जो भाग बचा वो भाग हो गया वो जो वाटर के कांटेक्ट में नहीं है, और त्यागे गए इलेक्ट्रॉन यही भाग अपने पास एब्जॉर्ब करेगा, रखेगा, क्योंकि त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों का ये वाला भाग जो है लोहे का वो एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए इस भाग को हम क्या नाम दे देते हैं? कैथोडिक भाग, क्योंकि आप समझते हो कैथोड इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। जो भाग इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है लोहे के, उस भाग को एनोडिक भाग नाम दे दिया गया। इसलिए लोहे के टुकड़े का अब जो भाग इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस भाग को हम क्या नाम देंगे? कहेंगे ये भाग है कैसा? कैथोडिक भाग, अर्थात ये भाग कैथोड का कार्य कर रहा है। अब मैं चेक करूंगा कि कैथोडिक भाग पर अभिक्रिया कैसी कैसी होती है, क्योंकि सभी व्यक्तियों को पता है, सभी बच्चों को पता है कैथोड वो टर्मिनल होता है या वो रॉड होती है या वो भाग होता है जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है। अब मैं चेक करता हूं कि कैथोड पर कौन कौन सी रिएक्शन होती है। तो बेटा कैथोड पर सबसे पहले अगर मैं चेक करूं तो कैथोड पर, अब कैथोड की बात की जाए तो बेटा ये कैथोड जो है, अर्थात ये वाला भाग जो अभी नमी के कांटेक्ट पे नहीं है, ये एक बात तो सभी लोग मानते हो। मैं इस भाग यहां इसको मिटाता हूं, थोड़ी जगह बन जाएगी। ये भाग जो है ये वायु के कांटेक्ट में है, ये तो सभी लोग मानते हो। अगर वो जल की बूंद के कांटेक्ट में है तो बाकी वाला बचा हुआ भाग किसके कांटेक्ट में है? वायु के कांटेक्ट पे। और आप इस बात को जानते हो कि वायु जो है वो एक नहीं बल्कि कई गैसों का मिश्रण है। अब बात आएगी सर जी अगर कई गैसों का मिश्रण तो क्या हम सभी गैसें लिखें? तो बेटा नहीं, जो लोहे पर जंग को लगा रही हैं या जिन गैसों के कारण लोहे पर जंग लग रही है हम केवल उनको पढ़ेंगे अभी। तो बेटा इस एरिया पर वायु आई, वायु का मतलब है O2I। तो मैं देखो एक बार सबसे पहले क्या लिखे देता हूं O2I। फिर आप इस बात को भी जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन कैथोडिक भाग ने दिए थे, सॉरी एनोडिक भाग ने दिए थे, वो कौन से भाग को मिलेंगे? कैथोड को मिलेंगे। तो मैंने वो इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए और साथ में मैंने लिख लिया H+ आयन। अब H+ आयन जैसे ही वो O2 के कांटेक्ट में आता है, सबसे पहली बात तो H+ आयन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा। ये भी ध्यान रखिए, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा था तो मैंने 2 लिख दिया इधर। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा मैं 2H+ भी लिखे देता हूं। 2H+ कहां से आया? इलेक्ट्रॉन तो मैं समझ गया 2 इलेक्ट्रॉन कौन से जो एनोड ने त्यागे थे कैथोड को मिले होंगे। O2 मैं समझ गया वायु से आ गई। अभी मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि सर ने H+ आयन कहां से लिख दिए। तो बेटा पहले मैं रिएक्शन को कंप्लीट कर लेता हूं, फिर बात होती है कि H+ आयन मिला कहां से। तो बेटा H+ आयन और ने जैसे H+ आयन का मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी। 2 H+ आयन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे H+ आयन के इलेक्ट्रॉन की कमी खत्म हो गई और यहां पर बन गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ये निर्माण करेगा जल का। अब रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। कैसे बैलेंस कर लेते हैं?
कि क्योंकि ऑक्सीजन 2 हैं, मैं यहाँ 2 का मल्टीपल कर लेता हूँ, और जैसे ही मैंने 2 का मल्टीपल किया मैंने इस बात को ध्यान दिया हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो मैं थोड़ी देर के लिए 2 को हटा के क्या कर लेता हूँ 4। और बेटा इसी चक्कर में अभी आप एक चीज सोचो, 4 प्लस चार्ज हैं, तो उन 4 प्लस चार्ज के में इलेक्ट्रॉनों की कमी है 4, और उस 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन भी कितने देने पड़ेंगे 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। अब बात होगी सर जी अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन लिखता और 2H प्लस लिखता तो क्या रिएक्शन नहीं मानी जाती? बेटा मानी जाती। 4H प्लस आयन या 4 इलेक्ट्रॉन्स को लिखने से बस आप इस बात को रिप्रेजेंट कर देते हो कि रिएक्शन बैलेंस है। रिएक्शन को तो आप वैसे भी दिखाते हो, लेकिन आप क्या जल उस समय नहीं बनता? बनता जल, लेकिन ऐसे जल की अमाउंट 2 मोल है, वैसे हो सकता था जल की अमाउंट 1 मोल लिखता मैं, हाफ O2 कर देता 1 मोल कर लेता। तो ये तो केवल अमाउंट की मात्रा बताती है, बाकी रासायनिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता। बेटा अब इस बात को अगर चेक करें हम लोग तो इस बात को ध्यान दीजिए, कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर रहा है या कैथोड में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जा रहा है। क्योंकि ग्रहण किया जा रहा है बेटा, ये अभिक्रिया कौन सी है? रिडक्शन, या जिसे हम हिंदी में काहे के नाम से जानते हैं? अपचयन। अभी मैं क्या सोचता हूं, मेरे दिमाग में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि मुझे लोहे के उस टुकड़े पर ही एक जगह एनोड मिला, मैंने रिएक्शन से उसको प्रूफ किया। मुझे लोहे के टुकड़े में उसी जगह कहीं साइड में मुझे कैथोड मिला, मैंने उसके भी रिएक्शन को चेक किया। इसका मतलब अगर लोहे का टुकड़ा नमी या वायुमंडल के कांटेक्ट में आ जाता है, ये तो एक सेल बन गया, क्योंकि इसमें भी एनोड और इसमें भी कैथोड है। क्या ये बिल्कुल सेल की जैसे एक्ट करता है? तो हाँ बेटा, ये लगभग एक प्रकार के सेल की तरह ही व्यवहार प्रकट करता है। एक भाग जिसका कैथोड की तरह कार्य करता है और दूसरा भाग जिसका काहे की तरह वर्क करता है? एनोड की। लेकिन अभी एक चीज छूटी जाती है, मैं O2 को जान गया कहां से आई, मैं इलेक्ट्रॉन्स को जान गया कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए पड़े हैं, लेकिन मैं ये नहीं जान पाया हूं कि हाइड्रोजन आयन कहां से आया। तो बेटा मैं इसके लिए यहां थोड़ा सा एक जगह बनाता हूं और मैं उस जगह थोड़ा सा रीजन लिखता हूं कि हाइड्रोजन आयन आखिर कहां से प्रोड्यूस करके लिख दिया गया, क्या डायरेक्ट लिख दिया गया या उसका रीजन है। तो बेटा आप सभी लोग जानते हो, मैं यहां लिखे देता हूं हाइड्रोजन आयन कहां से प्राप्त हुआ। कि ये हाइड्रोजन आयन आखिर आया कहां से। बेटा हाइड्रोजन आयन कहां से प्राप्त हुआ, इसको अगर आंसर को हम चेक करें आप, तो इसके आंसर देखो ऐसे चेक कर सकते हैं। बेटा आप सभी जानते हो वायुमंडल में जल होता है जिसे हम नमी के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं आज बारिश के मौसम में अगर देखते हैं, कहते हैं आज नमी ज्यादा है, बारिश हुई तो वायु में वाटर पार्टिकल की अमाउंट बढ़ गई। जैसे ही एयर में या वायु में वाटर पार्टिकल की अमाउंट बढ़ी, आपने कहा आज नमी ज्यादा है। गर्मियों के मौसम में वायु में एयर पार्टिकल कम रहते हैं, और जब एयर पार्टिकल कम रहते हैं कहते हैं आज आप नमी कम है। तो ये वाटर कहाँ का है? जो एयर में मौजूद है, हवा में मौजूद है। और आप इस बात को तो जानते हैं, हवा में एक गैस भी होती है, जिस गैस को हम कौन से नाम से जानते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। तो वायु में जल भी होता है, मैंने बताया भी था वायु में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, लेकिन मुझे केवल उन पदार्थों को पढ़ना है जो यूज में आने वाले हैं। तो वायु में उपस्थित जल, वायु में उपस्थित CO2 गैस, ये गैस जैसे ही जल में घुलती है एक कंपाउंड का निर्माण करती है H2CO3 विच इज कार्बोनिक एसिड, जिसे हम कौन से नाम से जानते हैं? कार्बोनिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पर यही एसिड होता है। तो अब ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है? कार्बोनिक एसिड में एक नेचर है कि जब भी मैं कार्बोनिक एसिड को आयनाइज करता हूं, आयंस में ब्रेक करता हूं, तो कार्बोनिक एसिड जो है वो 2 हाइड्रोजन आयन बनाता है और साथ में बनाता है कार्बोनेट आयन। तो वायु में उपस्थित जल अपने अंदर CO2 को घोलता है। कौन सी CO2 को? वायु में उपस्थित CO2 को। कार्बोनिक एसिड बनाता है, वो कार्बोनिक एसिड क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन कहां प्रोड्यूस हुआ होगा? वायु में ही प्रोड्यूस हुआ होगा। वायु में प्रोड्यूस हुआ हाइड्रोजन आयन एनोड के कांटेक्ट में आता है, सॉरी कैथोड के कांटेक्ट में आता है। मैं देखो कैथोडिक भाग बताया भी था कि ये वाला पार्ट जो है, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं। ये वाला पार्ट अभी मैं कैथोड मान के चल रहा हूं, बाकी कैथोड तो पूरा हिस्सा होगा केवल वाटर वाली सरफेस पर को छोड़कर।
तो कैथोड वाले पार्ट पर एयर आई, एयर का मतलब है O2 भी आई होगी, इलेक्ट्रॉन्स यहां से मिल गए होंगे, हाइड्रोजन आयन कहां से मिला, कार्बोनिक एसिड से, वो हाइड्रोजन आयन यहां लिखा गया है। तो बेटा मेरा अंदाजा है आप सभी को हाइड्रोजन आयन ये पता चल गया हो कि हाइड्रोजन आयन कहां से आया। तो ये तो बेटा हो गई अभिक्रिया लोहे की सरफेस पर जो हो रही है, लेकिन अभी भी मैंने अभिक्रियाओं को अगर देख, अभी एक और काम कर लेते हैं, थोड़ा सा छूटता हुआ वर्क ये है कि इस बात को चेक कर लेते हैं कि अगर हमें एनोड पर रिएक्शन मिल गई है, हमें कैथोड पर रिएक्शन मिल गई है, हम ओवरऑल रिएक्शन को चेक कर लें, संपूर्ण अभिक्रिया को कैसे चेक किया जाए। तो मैं संपूर्ण अभिक्रिया को यहां लिखता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, लोहे की सतह पर संपूर्ण अभिक्रिया, कि लोहे की सरफेस पर वो जो टोटल रिएक्शन हो रही, आपको याद होगा सेल की भी जब टोटल रिएक्शन लिखते थे, एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन को क्या करते थे, जोड़ देते थे। आज मुझे सेल ये भी तो एक प्रकार का सेल ही बन रहा है एनोड और कैथोड से मिलकर, मुझे इसकी टोटल रिएक्शन लिखी, तो मैं एनोड और कैथोड की रिएक्शन को क्या करूंगा, जोड़ूंगा। तो सबसे पहले एनोड की रिएक्शन है Fe इन सॉलिड फॉर्म, एरो Fe डबल प्लस विद एक्वस सॉल्यूशन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये पहली रिएक्शन हो गई। और मैं दूसरी रिएक्शन की बात करता हूं तो मुझे अब एनोड वाली रिएक्शन लिखनी चाहिए, सॉरी कैथोड वाली। कैथोड की रिएक्शन अगर लिखता हूं तो O2 प्लस 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, एरो 2H2O। बेटा ये सेकेंड रिएक्शन हो गई, एनोड की रिएक्शन प्लस कैथोड की रिएक्शन। अगर मैं इन दो रिएक्शंस को जोड़ूं तो जोड़ने में बेटा इस बार थोड़ा सा अलग है। कैसा अलग है, अगर मैं ये देखता हूं तो Fe 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, त्याग रहा है, लेकिन जब मैं बात कैथोड की कर लेता हूं, कैथोडिक पार्ट की कर लेता हूं, तो कैथोड 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। या दूसरे शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं, एनोड केवल 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, लेकिन कैथोड को 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं उस समय। तो मुझे रिएक्शन को क्या कर लेना चाहिए, बैलेंस कर लेना चाहिए, कि रिएक्शन बैलेंस होने के बाद किस फॉर्म में आ जाती है। तो मैं बैलेंस करूंगा रिएक्शन। कैसे बैलेंस करें बेटा, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, मैं फर्स्ट इक्वेशन पे काहे का मल्टीपल कर दूंगा, 2 का। जैसे 2 का मल्टीपल करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां भी कितने हो जाएंगे, 4। अभी सोचने वाली बात है, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 का मल्टीपल करने से 4 होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अभी बचता क्या क्या है उस चीज को चेक करते हैं। मेरे पास बचने वाला है Fe विद सॉलिड फॉर्म। अगर मैं लेफ्ट साइड पे ही चेक करूं तो मेरे पास क्या बचने वाला है, O2, और मेरे पास बचने वाला है 4H+। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है, मैंने ऊपर वाली इक्वेशन पर 2 का क्या किया था, मल्टीपल, तो मैं यहां 2 का क्या कर देता हूं, मल्टीपल किए देता हूं। तो मैंने 2 का मल्टीपल कर दिया। अब राइट हैंड साइड पर अगर चलते हैं तो मेरे पास बचता है Fe डबल प्लस विद एक्वस सॉल्यूशन, लेकिन 2 का मल्टीपल होने के बाद। अभी मेरे पास और क्या बचता है, तो मेरे पास राइट साइड पे बचता है वाटर 2H2। तो ये बेटा लोहे की उस सरफेस पर होने वाली टोटल रिएक्शन हो गई। तो मैंने इस बात को सीखा भी कि लोहे पर कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है, क्या लोहे पर केवल एक रिएक्शन हो रही है या पूरी एक सेल अभिक्रिया हो रही। तो मुझे पता चला है सेल अभिक्रिया हो रही, जिसका नमी में आने वाला भाग तो एनोड की तरह कार्य करता है, जबकि लोहे का बचा हुआ शेष भाग कैथोड की तरह कार्य करता है। फिर मैंने एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शंस को पढ़ा। क्या एनोड पर होने वाली अभिक्रिया ऑक्सीकरण है, हाँ है। क्या कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया अपचयन है, हाँ है। इसका मतलब है कि अगर एक भाग पर ऑक्सीकरण और दूसरे भाग पर अपचयन अभिक्रिया हो रही तो लोहे का यह टुकड़ा एक सेल की भांति व्यवहार कर रहा है, और जब एक सेल की भांति व्यवहार कर रहा है तो हम इस पूरे लोहे के टुकड़े अर्थात पूरे सेल के लिए रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो मैंने एनोड और कैथोड की रिएक्शन को जोड़ते हुए पूरी एक सेल रिएक्शन को तैयार कर दिया। तो सेल रिएक्शन में करने पर मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला कि जब लोहा वायु के संपर्क में आता है और हाइड्रोजन आयन के कांटेक्ट में आता है तो वो फेरस आयन का निर्माण करता है।
अर्थात जो लोहा होता है वो फेरस आयन में चेंज हो जाता है। अब मैं पढ़ूंगा कि ये जो फेरस आयन है, ये फेरस आयन जंग के रूप में कैसे बदलता है। तो इस बात को चेक करेंगे कि जो लोहे पर फेरस आयन है ये जंग के फॉर्म में किस प्रकार से चेंज होता है। तो बेटा आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। और इस बात पर अब चर्चा करते हैं कि लोहे पर जो जंग है वो किस प्रकार से लगता है। आखिर लोहा जंग के रूप में किस प्रकार से चेंज हो जाता है। तो बाकी का हिस्सा लिखा रहेगा बेटा, हम इस बचे हुए हिस्से पर जंग की अभिक्रिया करके इसको देखते हैं क्या होता है। तो देखो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमने इस बात को पढ़ा कि हमारा जो Fe था वो Fe डबल प्लस चार्ज में चेंज हो गया है। तो मैं 2Fe लिख के आता हूं, डबल प्लस चार्ज लिखते हैं, या मैं ऐसा भी लिख देता हूं, जंग लगने की रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया अर्थात रिएक्शन के थ्रू हम इस बात को कैसे पहचानें कि बेटा लोहे की अब सतह पर क्या लगने लगा है, जंग लगने लगा है। तो मैं इसको थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा कि जो मेरा फेरस आयन बनकर तैयार हुआ था ये किसके कांटेक्ट में था, वाटर के कांटेक्ट में था। और प्लस आप इस बात को तो जानते ही हैं कि हमारा लोहा का टुकड़ा वायु के भी कांटेक्ट में था, तो मैंने O2 भी लिखा। और मैंने जैसे ही इसको लिखा सबसे पहले मुझे पता चला कि जो हमारा लोहे का टुकड़ा है ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड में कैसे चेंज होता है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं। हाफ O2 कैसे चेंज करते हैं, देखो बेटा Fe है, डबल प्लस चार्ज रखे हैं या दो अणु परमाणु हैं, मैंने लिख दिया। ऑक्सीजन के मुझे 3 परमाणु चाहिए थे, तो 2 तो वाटर पे अवेलेबल है, मुझे एक ही एटम चाहिए था ऑक्सीजन से, लेकिन आप देखो ऑक्सीजन के डबल एटम अवेलेबल हैं, तो मैंने हाफ O2 इसलिए लिखा। 2 को कैंसिल कर देगा, 2 अगर 2 को कैंसिल कर देगा कितना ऑक्सीजन बचेगा, 1, इसलिए मैंने इसको हाफ O2 लिख लिया केवल बैलेंस करने के लिए। तो जैसे ही बैलेंस करने के लिए मैंने रिएक्शन को लिखा, मैंने इसको हाफ O2 बनाया। FeO से रिएक्शन करके Fe2O3 बनाता है और साथ में बेटा प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन। कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आयन। अभी सोचने वाली बात एक और है, क्या रिएक्शन हमारी बैलेंस है या इसे बैलेंस करने की कोई आवश्यकता है। मैं चेक करूंगा, क्योंकि देखो मैंने जितनी भी रिएक्शन लिखी मैंने सब पे इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस किया है, तो मैं यहां भी चाहूंगा इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया जाए। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को चेक करूंगा और राइट हैंड साइड को चेक करूंगा इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस होता है। कैसे, एक Fe पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी या डबल पॉजिटिव चार्ज, तो 2 Fe पर पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, 4 पॉजिटिव चार्ज। एक Fe पर डबल पॉजिटिव चार्ज और 2 Fe पर 4 पॉजिटिव चार्ज। ना तो यहां कोई चार्ज है ना यहां कोई चार्ज है। टोटल चार्ज अगर मैं चेक करता हूं तो 4 पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पर केवल मिलता है, राइट हैंड साइड पे चलते हैं नो चार्ज, अर्थात इधर चार्ज कितना है, 0। अब इस पर देखा जाए चार्ज, 1 हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है 1 पॉजिटिव चार्ज, तो 4 हाइड्रोजन एटम कितना चार्ज कंटेन करेंगे, 4 पॉजिटिव चार्ज। अब मैं लेफ्ट और राइट साइड दोनों को देखता हूं, इधर भी 4 पॉजिटिव चार्ज उधर भी 4 पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब मेरी जो रिएक्शन लिखी है ये रिएक्शन पूरी तरह से कैसी है, बैलेंस है। तो फेरिक ऑक्साइड बनकर तैयार हुआ। अब ये फेरिक ऑक्साइड जो है Fe2O3 जो है ये वाटर के कांटेक्ट में आता है। वाटर कौन सा कांटेक्ट में आता है, आपने वाटर बनाया भी था, कहा था कि वाटर की बूंद रखी है, एक तो वो वाटर हो सकता है या वाटर वो भी हो सकता है जो एयर में आपने लिखा था वो आयंस में ब्रेक हुआ था, वो भी वाटर हो सकता है। तो Fe2O3 वाटर के कांटेक्ट में आते ही
Fe2O3 इंटू XH2O नाम का एक कंपाउंड बनाता है। बात आती है सर जी XH2O को बैलेंस करने के लिए तो आपको यहां X लिखना पड़ेगा, लेकिन X क्या है? तो बेटा मैं आपको बता दूं, लोहे पर जो जल का अवशोषण होता है, या लोहे पर कहना गलत रहेगा, लोहे के ऑक्साइड द्वारा जो जल का अवशोषण होता है वो कम मात्रा में भी हो सकता है, ज्यादा मात्रा में भी। 1 मॉलिक्यूल को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, 2 मॉलिक्यूल्स को भी कर सकता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि वाटर के कुछ भी मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर सकता है। मैं एक लिख दूंगा तो फिर वो 1 मॉलिक्यूल बता के कहेगा केवल 1 मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर सकता है। मैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिख दूंगा, इसका मतलब लोहे का जो ऑक्साइड है वो केवल वाटर के 2 मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब मैं देखता हूं कि लोहे का ऑक्साइड अनिश्चित रूप से वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए मैंने XH2O लिख दिया कि वाटर की अमाउंट कुछ भी हो सकती है। तो बेटा मेरे साथ जो ये फॉर्मूला लिखा मिला है, ये फॉर्मूला किसका है? जंग का है, जिसे हम रस्ट के नाम से भी जानते हैं। बेटा ये वो वाला जंग नहीं है, लड़ाई वाला जंग, ये वो जंग है जो लोहे की सरफेस पे लगता है। इतनी सारी प्रक्रियाओं को पढ़ने के बाद आप अगर ध्यान दोगे तो आपको एक बात समझ में जरूर आएगी कि इन सारी प्रक्रियाएं जो भी हुई हैं वो लोहे की केवल कहां पर हुई हैं? सरफेस पर ही हुई हैं। अभी लोहे के अंदर कोई रिएक्शन नहीं हुई है। अब इसको मत मानना बेटा कि ये तो मैंने लिखी है रिएक्शन, ये लोहे के अंदर नहीं हुई है। ये रिएक्शन हुई कहां है? ज्यादातर रिएक्शन लोहे की सरफेस पर। ये जो लोहे के अंदर इलेक्ट्रॉन आ भी रहे थे, कहो सर जी लोहे के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये चेंज करेगा रिएक्शन में? तो बेटा ये लोहे का इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था वो कैथोड गेन कर रहा था, अर्थात आए तो 1 सेकंड के लिए, लेकिन गए कहां पर? कैथोड पर ही गए। इसका मतलब है लोहे की भीतरी सरफेस पर या भीतर की ओर कोई अभिक्रिया होने वाली नहीं है। तो बेटा आपके लिए एक ये भी जानकारी है कि संक्षारण वो प्रक्रिया है जो केवल और केवल धातु की कहां पर होती है? सतह पर होती है। और जब धातु की ऊपरी सतह पर हो जाती है, धातु बेकार हो गई, ये सतह निकल गई, अब उसके अंदर की सतह पर होगी, फिर वो अंदर वाली सतह खराब होगी, फिर उसके अंदर की सतह पर होगी, ये लेयर्स के फॉर्म में चलती है। लेकिन संक्षारण स्टार्ट कहां से होता है? केवल सरफेस से स्टार्ट होता है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखोगे बेटा, जैसे कभी आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन कि संक्षारण की प्रक्रिया क्या पूरी धातु के टुकड़े पर होती है, तो बताओगे नहीं। संक्षारण की प्रक्रिया को जब भी हमने पढ़ा या जंग लगने की प्रक्रिया को जब भी हमने पढ़ा, हमने इस बात को ध्यान दिया कि जंग लगने की प्रक्रिया केवल और केवल धातु की सतह पर ही स्टार्ट होती है, यह धातु के अंदर कभी नहीं होती। धातु के अंदर तो तब मानी जाएगी जब धातु का टुकड़ा खोखला होगा और वो भी भीतरी सरफेस होगी, अंदर वो भी नहीं होगी। तो जब तक सरफेस नहीं आती है तब तक वो संक्षारण की प्रक्रिया होने वाली नहीं है। आपने घरों में भी देखा होगा, आपके लोहे वगैरह के गेट होते हैं, क्या लोहे का गेट एकदम अंदर से खराब होना स्टार्ट चालू कर देता है या बाहरी सरफेस खराब होती है? तो बेटा इसका आंसर है कि लोहे पर जब संक्षारण स्टार्ट होता है सबसे पहले इसकी बाहरी सतह पर होता है। अब जब संक्षारण को मैंने पढ़ लिया है या मैंने जंग लगने की प्रक्रिया को पढ़ लिया है, बहुत छोटा सा आर्टिकल है कि जंग लगने को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, आखिर इस दुनिया में कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण जंग लगने की स्पीड को तेज किया जा सकता है या जिनके कारण जंग लगने की प्रक्रिया तीव्र गति से होने लगती है। मैं उन फैक्टर्स को थोड़ा सा चर्चा करूंगा कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो संक्षारण या जंग लगने की प्रक्रिया को कैसा कर देता है? तीव्र कर देता है। तो मैं एक एक चीज को स्टार्ट करता हूं। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक मैं यहां लिखूंगा, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। करने वाले कारक कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कोरोजन को या कोरोजन पर इफेक्ट डालता है? तो बेटा मेरे पास अगर सबसे पहले चेक किया जाए तो मैं इस बात से भी जान सकता हूं कि कौन सी धातु पर संक्षारण की प्रक्रिया तेज है, अगर मुझे विद्युत रासायनिक श्रेणी का अच्छा नॉलेज है। देखिए
अगर किसी भी धातु का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर होता है अर्थात उसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव कम हो, क्योंकि मानक इलेक्ट्रॉन विभव कम होगा तभी विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातु कहाँ रखी जाएगी, ऊपर रखी जाएगी। और ऐसी सिचुएशन पर उस पर जंग लगने की प्रक्रिया या संक्षरण की प्रक्रिया कैसी होगी, तीव्र गति से होगी। उसका भी रीजन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर होती है उनकी क्रियाशीलता कैसी होती है, ज्यादा। क्योंकि धातुओं की क्रियाशीलता ज्यादा है, वे धातुएं शीघ्र ही ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, शीघ्र ही ऑक्सीकृत हो जाती हैं या शीघ्र ही संक्षारित हो जाती हैं वायु से विक्रिया करके। तो सबसे पहला फैक्टर अगर मैं इस बात को चेक करता हूं तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में उपस्थित क्रियाशील धातुएं, उपस्थित क्रियाशील धातुएं वायु के संपर्क में आकर, वायु के संपर्क में आकर शीघ्र ही ऑक्सीकृत हो जाती है, शीघ्र ही ऑक्सीकृत हो जाती हैं। अतः इन पर का मतलब उन धातुओं पर संक्षारण तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। तो मैं अगर बात करूं, अगर यह एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो बेटा सोडियम पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो वायु के कांटेक्ट में आते ही तुरंत ऑक्सीकृत हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें अगर ऑक्सीकृत होने से बचाना है हम इन्हें मिट्टी के तेल पर डुबा के रखते हैं कि अगर ये केरोसिन या मिट्टी के तेल पर डूबे रहेंगे तो एयर आएगी, केरोसिन की सतह से टकराएगी और वापस लौट जाएगी। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मेरे पास सोडियम का टुकड़ा है, मैं इसको केरोसिन में इसलिए डुबा के रखता हूं क्योंकि अब अगर एयर आएगी तो वो केरोसिन की सतह से टकराएगी और वापस लौट जाएगी। एयर का कोई भी पार्टिकल या वाटर का कोई भी पार्टिकल अब ये सोडियम के टुकड़े के कांटेक्ट में नहीं आएगा। सोडियम का टुकड़ा क्यों जल्दी ऑक्सीकृत हो जाता है, सभी को पता है, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है और ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में बहुत स्थान इसका कैसा है, ऊपर है। तो एक तो सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है कि अगर किसी भी धातु का विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान ऊपर है तो वो शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है। क्यों? उसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। मैं सेकंड नंबर अगर बात करता हूं तो मुझे मिलता है कि अगर, क्योंकि वायु में वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, वाटर के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये आपस में रिएक्शन करके H2CO3 एक प्रकार के एसिड को प्रोड्यूस करती है। फिर से दोबारा से, वाटर के में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो वाटर से रिएक्शन करके एक प्रकार का एसिड प्रोड्यूस करती है। और एसिड जो है, आपने पढ़ रखा है क्लास 10th पर, एसिड मेटेलिक पात्रों के लिए, बर्तनों के लिए, धात्विक बर्तनों के लिए खतरनाक होता है या धात्विक बर्तनों को जल्दी खराब कर देता है। तभी आपने देखा होगा, आपने किसी भी एसिड को धातु के बर्तनों पर नहीं रखा है। आप एसिड को चीनी मिट्टी के पात्रों में, कांच के पात्रों में, लगभग प्लास्टिक के पात्रों में रखा होगा, लेकिन आप कभी भी एसिड को धातु के पात्रों में नहीं रखते, क्योंकि आप जानते हैं कि एसिड जो है वो धातु पर संक्षारण की क्रिया को कैसा कर देता है, तेज। तो बेटा दूसरा एक फैक्टर हो सकता है कि जो वायु में उपस्थित CO2 गैस और वाटर है, ये जो एसिड प्रोड्यूस करेगा वो एसिड धातु को कैसा कर देगा, जल्दी से समाप्त कर देगा। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। देखो कैसे बताएंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझेंगे। वायु में उपस्थित जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपस में मिलकर कार्बोनिक एसिड का निर्माण करते हैं। यह कार्बोनिक एसिड जब किसी भी धातु के कांटेक्ट में आता है
तो यह एसिड उस धातु पर संक्षारण की क्रिया को कैसा कर देता है? तेज, क्योंकि एसिड का नेचर ही होता है कोरोसिव। ये कोरोजन की स्पीड को कैसा कर देता है? तेज कर देता है। मैं अगर नेक्स्ट नंबर की बात करूं तो नेक्स्ट नंबर क्या है? तो बेटा नेक्स्ट नंबर ऐसा भी है, इसको ऐसे कुछ समझना पड़ेगा। मेरे पास समुद्री जल है, समुद्र का जल है, और दूसरा मेरे पास शुद्ध जल है। समुद्री जल और शुद्ध जल में भी कोरोजन की स्पीड अलग अलग होती है। अगर सेम मेटल के टुकड़े को अगर हम समुद्री जल में डालें और उसी वही टुकड़े को या वैसे ही टुकड़े को सामान्य जल में डाल दें, शुद्ध जल में डाल दें, आप देखोगे समुद्री जल में पड़ा हुआ टुकड़ा जल्दी से संक्षारित हो जाता है, जल्दी से खराब हो जाता है। उसका भी रीजन है। अगर मैं समुद्री जल की बात करूं, समुद्री जल में बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, साल्ट पाए जाते हैं, NaCl, KCl, MgCl2 मैं लिखूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, क्योंकि समुद्री जल में बहुत सारे साल्ट पाए जाते हैं। ये साल्ट उस मेटल से जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं, और जैसे ही साल्ट मेटल से रिएक्शन करते हैं, मेटल को संक्षारित कर देते हैं। क्योंकि मैं शुद्ध जल की बात करूं, मैं जानता हूं शुद्ध जल में भी किसी भी प्रकार का साल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि समुद्री जल में साल्ट अवेलेबल है, वो जल्दी से अभिक्रिया करके धातु को समाप्त कर सकते हैं। शुद्ध जल में किसी भी प्रकार का साल्ट अवेलेबल नहीं है। ये जब साल्ट अवेलेबल नहीं है शुद्ध जल में, तो ये जल्दी से धातु से अभिक्रिया करके उसे खराब भी नहीं कर पाता। तो मैं ऐसा बताऊंगा, यदि किसी धातु के टुकड़े को समुद्री जल में डाल दिया जाए, तो क्योंकि समुद्री जल में साल्ट या लवण कई प्रकार के पाए जाते हैं, ये लवण धातु से अभिक्रिया करके शीघ्रता से धातु को खराब कर देते हैं। जबकि शुद्ध जल में किसी भी प्रकार का साल्ट अवेलेबल नहीं है, और जब किसी भी प्रकार का साल्ट अवेलेबल नहीं है तो वो धातु से अभिक्रिया करके उसे खराब नहीं कर सकता है। तो मेरे पास अगर देखे जाए तो ये 3 फैक्टर हो गए जो किसी भी धातु के टुकड़े को खराब कर सकते हैं। और मैं एक चीज की बात करता हूं कि धातु के अंदर कभी कभी कोई इंप्योरिटी भी ऐसी होती है, इंप्योरिटी का मतलब अशुद्धि, जो ज़्यादा क्रियाशील होती है। मेरे पास एक मेटल था, मेटल के अंदर मैंने ऐसी इंप्योरिटी को मिला दिया, तो इंप्योरिटी को मिलाने पर भी मैं ऐसा देखता हूं कि इंप्योरिटी के कारण, अशुद्धि के कारण भी धातु की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और क्योंकि अशुद्धि के मिलाने के कारण धातु की क्रियाशीलता बढ़ गई, तो मैं क्या सोचता हूं, अगर धातु की क्रियाशीलता बढ़ती होगी तो धातु वायु के कांटेक्ट में आकर शीघ्रता से खराब भी हो जाती है या संक्षारित भी हो सकती है। तो मैं एक और नंबर लिखता हूं कि अशुद्धि की उपस्थिति, अशुद्धि की उपस्थिति। तो अशुद्धि की उपस्थिति भी एक ऐसा कारण है। अशुद्धि की उपस्थिति के कारण धातुओं की क्रियाशीलता अपेक्षाकृत बढ़ जाती है, जिससे संक्षारण की प्रक्रिया कैसी हो जाती है, तेज हो जाती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, आज जब संक्षारण के विषय में हमने इतनी चीज़ों को पढ़ा है, तो मुझे एक और बात ध्यान रख लेनी चाहिए कि हमारे पास जो एल्यूमिनियम है, आपने देखा होगा एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु होती है जो आपको ऐसा लगता है कभी संक्षारित नहीं होती। एक बार इसकी सतह की चमक तो खो जाती है, लेकिन एल्यूमिनियम का मेटल कभी खराब नहीं होता, ये सालों साल चलता रहता है। आपके यहाँ जो खंभों पर बिजली के वायर्स लगे रहते हैं, एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। सोचो अगर लोहे के बनाए गए होते, जंग लगता और 1-2 वर्षों में ये लोहा समाप्त हो गया होता, क्योंकि वायर को आप नमी से नहीं बचा सकते, और बचा नहीं सकते तो ये जल्दी ही खराब हो गया होता, और आपको हर वर्ष देखते कि वायर्स बदले जा रहे हैं। लेकिन एल्यूमिनियम का वायर लगा होने की वजह से मैं क्या देखता हूं, चेक करता हूं कि एल्यूमिनियम का वायर 100 साल, 200 साल, 150 साल चलता ही रहता है, ये खराब ही नहीं होता। तो बेटा मैं इसको भी चेक कर लेता हूं कि एल्यूमिनियम का वायर या तार खराब क्यों नहीं होता। मैं बहुत ही छोटी जगह पर इस बात को पढ़ता हूं कि एल्यूमिनियम का जो तार होता है, संक्षारित या पूर्ण संक्षारित क्यों नहीं होता। पूर्ण संक्षारित
क्यों नहीं होता। जैसे आपसे आ जाता है क्वेश्चन कि एल्यूमिनियम का वायर, आपने कहा सभी धातुओं का संक्षारण होता है, लेकिन मैंने एल्यूमिनियम के वायर को देखा, ये 50 साल से 100 साल से 150 साल से वायर लगा हुआ है, खराब ही नहीं हुआ अभी। तो क्या एल्यूमिनियम का पूर्ण संक्षारण कभी नहीं होगा? एल्यूमिनियम पूरी जिंदगी चलता रहेगा? तो बेटा मैं इसका एक रीजन बताऊं कि जब भी आप किसी एल्यूमिनियम के वायर को लेके आते हो, वो एल्यूमिनियम का वायर आप बांध देते हो, कहाँ? खंभों के बीच में या कहीं भी बांध दिया आपने, वो वायु और नमी के कांटेक्ट में आता है और एल्यूमिनियम का तार अपनी बाहरी सतह पर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की एक पतली परत बना लेता है। देखो मैं क्या कह रही हूं, जैसे ये एल्यूमिनियम का वायर है, वायु के कांटेक्ट में कौन सा हिस्सा आया? केवल सरफेस। तो जब वायु या नमी एल्यूमिनियम पर आएगी, टकराएगी, रिएक्शन करेगी, इस वायर की सतह पर एक पतली परत बन जाएगी। किस चीज की पतली परत बन जाएगी? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब अगर ये एक पतली परत बन गई है, अब होगा क्या? जब कभी भी वायु या नमी अब दोबारा आएगी, वो उसी पतली परत से टकराकर वापस लौट जाएगी, उस पतली परत को पार करके अंदर नहीं जा पाएगी, क्योंकि बाहर से आई अब नमी और वाटर का पार्टिकल इस पतली परत को पार करके अंदर नहीं जा पा रहा है, ये अंदर के एल्यूमिनियम को समाप्त भी नहीं कर पा रहा है। जबकि लोहे पर ऐसा नहीं होता, लोहे पर जो नमी आती है वो लगातार अंदर पहुंचती रहती है, क्योंकि लोहे पर जो फेरिक ऑक्साइड की परत बनी होती है, वो ऑक्साइड की लेयर एयर को और वाटर को अंदर जाने देती है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो पतली लेयर होती है, ये पतली लेयर एल्यूमिनियम के अंदर अब ना तो नमी को जाने दे रही है, ना वायु को जाने दे रही है। इस प्रकार से एल्यूमिनियम पर अगर नमी अंदर नहीं पहुंच पाई तो उसकी भीतरी सतह का कभी संक्षारण नहीं होने वाला है। और एल्यूमिनियम का जो वायर या धातु है, वो लगभग एक प्रकार से कभी ना संक्षारित होने वाली धातु बनकर रह जाती है। तो आपको मैंने बता दिया है, या मैं इसको लिख भी सकता हूं। देखो इसके आंसर को कैसे लिखते हैं, मैं लिखता नहीं हूं, मैं केवल बता देता हूं आपको, आप इसको लिख लेना। क्या बताओगे? जब एल्यूमिनियम का तार वायु या नमी के संपर्क में आता है, तो एल्यूमिनियम के तार की सतह पर Al2O3 की एक पतली परत बन जाती है। यह Al2O3 की पतली परत अब नमी या वायु को एल्यूमिनियम तक पहुंचने नहीं देती है, क्योंकि यह Al2O3 की परत एल्यूमिनियम तक वायु और नमी को नहीं पहुंचने देती है। अब एल्यूमिनियम की भीतरी सतह पर संक्षारण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। तो बेटा हम आज अपने आर्टिकल पर इतना रखते हैं। हमारे नेक्स्ट लेक्चर पर हम इस बात को पढ़ेंगे कि अगर कोई धातु संक्षारित हो रही है, खराब हो रही है, तो हम धातु के संक्षारण को किन किन माध्यमों से रोक सकते हैं। तो बेटा हम आज के आर्टिकल पर इतना ही रखते हैं, बाकी के आर्टिकल पर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। धन्यवाद।